आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पेशावर बीआरटी पर सफर का ख्वाहिशमंद शहरी मास्क पहनने की हिदायत पर सीख पा हो गया और गार्ड से उलझ पड़ा। झगड़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान खटक से। शहाब, बताइएगा क्या वाकया था ये? जी देखिए, बीआरटी में सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों पर मास्क पहनना लाजमी है। गुज़िश्ता शब अब्दरा रोड स्टेशन पर मुसाफिर मास्क पहने बगैर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिसको सिक्योरिटी एहलकार ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मुसाफिर आपस से बाहर हो गया और सिक्योरिटी एहलकार पर मुक्कफ की बरसात कर दी। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है, खातून सिक्योरिटी एहलकार ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन मुसाफिर ना रुका, जिसमें स्टेशन पर मौजूद बाकी जितने एहलकार थे उन्होंने फिर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की और मुसाफिर को बीआरटी स्टेशन से बाहर निकाला। जी सही, बहुत शुक्रिया शहाबुर रहमान। कराची के इलाके लियारी से 3 रोज पुरानी लाश मिलने का वाकया। 8 रोज कबल 12 साल लड़का मुबैना तौर पर लापता हो गया था, जिसकी आज स्लॉटर हाउस के करीब से तशद्दुद लाश मिली है। बॉडी पर तेजाब से जलाए जाने के निशानात भी मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज मुतासरा अहले खाना के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अपडेट कीजिए शाहनवाज। देखिए, मैं इस वक्त लियारी में मौजूद हूँ। 12 दिसंबर को ये वाक़या पेश आया था। 12 साला बच्चा है जो खेलते हुए घर से गायब हो गया था, जिसकी अगवा की जो है एफआईआर चाकीवाड़ा थाने में दर्ज की गई थी। आज एक लाश मिली है, जिस पर अहले खाना कहते हैं कि ये वही लाश है, वही हमारा बच्चा है जो 12 तारीख को लापता हो गया था। इस वक्त मैं उसके घर के बाहर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन इम्तियाज़ दिखाएंगे, ये वो घर है जहाँ पर ये रिहाइश पजीर है। इसके दादा मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि ये कब से ये बच्चा गायब हुआ था और आप लोगों ने क्या किया? लड़का आया था, बोला यार इधर कोई लाश गिरा हुआ है तो आके जाओ देखो। फिर हम लोग गए थे, देखा मगर उसका चेहरा कोई नजर नहीं आया था, पूरा ढांचा हो गया है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं वो आपका ही अब्दुल रहमान? वो ट्राउजर से पता पड़ गया ना, उसके बहन बोलते यही शर्ट है जो हम लोगों ने इसको पहना हुआ था, तो इसलिए शनाख्त हो रहा है। अच्छा, जैसे आपने बात सुनी, इनका ये बताना है कि जो लाश की शनाख्त हुई है, बच्चा जो ट्राउज़र पहना हुआ था उससे हुई है। पुलिस का कहना है कि इस लाश का डीएनए हासिल किया जाएगा, फिर मैच किया जाएगा और फिर हतमी तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये लाश अब्दुल रहमान की है। तमाम जो है लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, कराची से शाहनवाज हमें बता रहे थे। लाहौर के इलाके सत्तू कतला में होने वाले अंधे कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। दोस्त ने ही 4000 रुपए की खातिर दोस्त की जान ली। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। 4000 रुपए का उधार कत्ल की वजह बन गया। दोस्त ने ईंटें मारकर दोस्त की जान ले ली। गुलाम हैदर नामी शख्स 7 नवंबर को शदीद जख्मी हालत में सतू कतला के इलाके से मिला, जो 10 नवंबर को अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल के मोबाइल फोन्स की कॉल्स की तफसीलात पर तफ्तीश हुई और पुलिस बिलाखिर मुलजिम तक पहुंच गई। 4000 रुपये वापस लेने आया, मेरे पास पैसे नहीं थे। उसने मुझे क्या गुस्से में कहा यार मेरे पैसे दे, इट्टा दे नाल सर मैं मार देता है। मुलजिम ने दोस्त की जान लेने के बाद अपनी साबका सास से रंजिश निकालने की भी ठानी और मकतूल के मोबाइल से उस खातून को कॉल्स की। गुज़श्ता सास से इस वजह से ये कॉल करता है उसको फंसाने के लिए, क्योंकि वो उसकी तलाक याफ्ता बीवी की माँ है और इसकी बेटी को मिलने नहीं देती। तो ज़ाती रंजिश को ड्रामा करने के लिए इसने उसका नंबर का सहारा लेकर और उस पर कत्ल डालने की कोशिश की। पुलिस हिरासत में मुलजिम के इतराफ़ जुर्म के बाद चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश किया जाएगा। कैमरामैन साद नवीद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। वकील एजाज अराई के कत्ल में सक्खर पुलिस मुलव्विस निकली। पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी ने एसएसपी सक्खर इरफान समो और डीएसपी को करार दे दिया। तहकीकाती रिपोर्ट की कॉपी समा को मौसूल हो गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक वकील की हिलाकत में एसएसपी इरफान समो, साबिक डीएसपी मसूद मेहर और दीगर एहलकार बराह रास्त मुलव्विस है। एजाज अराई की मौत पन्नू आकिल में पुलिस के निजी टॉर्चर सेल में हुई। एजाज अराई का अपनी माँ शमीम बेगम से जायदाद का तनाज़ा था, जबकि शमीम बेगम का मरकजी मुलजिम मियाँ असद से गहरे ताल्लुकात थे। इसलिए पुलिस ने सब कुछ मियाँ असद के कहने पर किया। डीआईजी नईम शेख ने इरफान समू के खिलाफ महकमा SNGAD और वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रेफरेंस भेजने की भी सिफारिश की है। इसी मामले पर बात करने के लिए फैसलाबाद में हमारे नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक मौजूद हैं, मकतूल वकील एजाज शाह की बेवा के साथ। उस्मान, बताइएगा क्या कहती हैं वो इस इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से जो मंजर आम पर आई है?
جی بالکل 17 اگست کو گھر سے اغوا ہونے والے وکیل اعجاز ارائیں کی لاش 5 روز بعد 23 اگست کو رحیم یار خان کے علاقے سے ملی تھی، اور اب اس قتل کی جو تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے اس نے سارا کچا چٹھا ہی کھول دیا ہے کہ ایس پی عرفان سمو، سابق ڈی ایس پی مسعود مہر اور دیگر پولیس اہلکار اس گھناؤنے قتل میں ملوث نکلے ہیں۔ جب اعجاز ارائیں کو گھر سے اغوا کیا گیا تھا اس کے بعد ان پہ تشدد کیا گیا جس سے ان کی موت واقع ہوئی، ان کی بیوہ نے اس وقت بھی یہی الزام لگایا تھا کہ سابق ڈی ایس پی مسعود مہر اور ان کے ساتھ پولیس اہلکار گھر میں آئے ہیں، انہوں نے اغوا کیا ہے ان کے شوہر کو۔ اب ان کی بیوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اکثر ان سے بات کر لیتے ہیں کہ تحقیقاتی رپورٹ آ گئی ہے۔ باجی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی ہے، پولیس اہلکار ملوث نکلے ہیں، افسران ہیں اس میں ملوث، کیا کہیں گے اس میں؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس میں بڑے بڑے افسران ملوث ہیں، ڈی ایس پی، ایس ایس پی اور ایس ایچ او، یہ سارے بڑے عہدے والے سب ملوث ہیں، اور اس کی اصل جو ملزمان ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ مرکزی ملزم ابھی بھی ہمارے آزاد ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ تو میرے یہی اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، کہ ہمیں انصاف دلایا جائے، ہمارے مرکزی ملزم جو اصل ملزم ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے۔ جی بالکل، اکثر تو یہی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ اب جو تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے اس کی روشنی میں جو ملزمان سامنے آئے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ جس گھر میں ہم اس وقت موجود ہیں یہی وہ پراپرٹی تھی جو تنازع کا باعث بنی، اور اس کے بعد جو اعجاز ارائیں ہیں انہیں اسی پراپرٹی جو ان کی والدہ اور ان کے درمیان تنازع چل رہا تھا اسی پہ اغوا کیا گیا اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب اکثر یہی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں، جس طرح سے ان کے شوہر کو قتل کیا گیا اسی طرح جو اس کیس کے مرکزی ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جی عثمان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ پنجاب کے 11,000 غیر مستقل اساتذہ کے احتجاج کا معاملہ مشروط طور پر حل ہو گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راس کے ساتھ مذاکرات طے پا گئے۔ اساتذہ نے مطالبات پورا نہ ہونے کی صورت میں بنی گالہ پر پھر سے چڑھائی کی دھمکی دے ڈالی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں فرار ربانی۔ اساتذہ کو عزت دو کا نعرہ۔ پنجاب کے سیکنڈری اسکولوں کے 11,000 اساتذہ کی مستقلی کے لیے احتجاج کا ڈراپ سین۔ 2 ہی روز میں بنی گالہ پر مظاہرین کی چڑھائی ہوئی، انتظامیہ نے شیلنگ کر کے پسپا کیا، کئی گرفتاریاں ہوئیں، پھر مذاکرات شروع ہوئے۔ گرفتار اساتذہ کی رہائی کا مطالبہ منظور، دیگر مانگیں پوری نہ ہونے پر اساتذہ کا پھر سے احتجاج کا بھی انتباہ۔ ڈی سی اسلام آباد اور مجسٹریٹ اسلام آباد آپ کی یقین دہانی پر ہم اس دھرنے کو ملتوی کر رہے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ ہمیں ڈسکریپنسی نظر آئی تو ہم 1 دن کے نوٹس سے واپس بنی گالہ آئیں گے۔ اساتذہ دھرنا کور کمیٹی نے وزیر تعلیم پنجاب کے سیاسی الزامات سختی سے مسترد کر کے بڑا چیلنج بھی دے دیا۔ ہمارے لیے ٹیسٹ یا انٹرویو دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مراد راز صاحب سے لے، انہیں کہیں آپ آ جائیں، آپ ہمارے ساتھ پی پی ایس سی کا ٹیسٹ دے دیں پہلے، اگر وہ پاس ہوتے ہیں تو وہ وزیر رہیں۔ مطالبات پر بات کرنے کے لیے وزیر تعلیم پنجاب مراد راز اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت پیر 21 دسمبر کو اساتذہ سے ملاقات کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فرار ربانی، سما، اسلام آباد۔ روشنیوں کا شہر اندھیرے میں کیوں؟ تفصیل جانیے اسی بلیٹن میں۔ اور اب سردی کی مشکلات کی کچھ بات کر لیں تو سردی میں شدت میں اضافہ ہوتے ہی ملک کے کئی شہروں میں گیس بحران نے سر اٹھا لیا ہے۔ کراچی میں لوگوں نے لکڑیوں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ کوئٹہ کی بات کریں تو وہاں پر شدید سردی کے باوجود گیس پریشر میں کمی عوام کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ پشاور اور لاہور کے رہنے والے بھی مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ لکڑی میں کیا کریں، گیس نہیں آ رہا تو کیا کریں ہم لوگ۔ سردی آتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ ملک بھر میں بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ کراچی میں گیس کی قلت نے زندگی اجیرن کر دی۔ اورنگی ٹاؤن کے لوگ لکڑیوں پر کھانا پکانے لگے۔ صبح شام رات کیا کروں گا، لکڑی جلا جلا کر کے ہم سلنڈر بھرا کے اور یہاں لکڑیاں جلاتے ہیں اور ایک نہیں پورا علاقہ پریشان ہے۔ پشاور کے عوام بھی گیس لوڈ شیڈنگ پر حکومت سے شکوہ کر رہے ہیں۔ کروڑوں روپے ہم سے وصول کیے جاتے ہیں اور گیس ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ خون جما دینے والی سردی میں کوئٹہ والے گیس کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ صوبے سے نکلنے والا گیس ہمیں میسر نہیں ہے، آخر کیوں؟ گیس پریشر 5 سال سے نہیں ہے اور بل 1 کا 10 کیوں آتا ہے؟ ادھر لاہور میں کہیں گیس بالکل غائب ہو گئی تو کہیں پریشر اتنا کم ہے کہ کچھ پکانا بھی مشکل ہے۔ انڈا بنا رہی ہوں، جہاں 5 منٹ میں پکتا ہے وہاں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے انڈے سے،
तो और हंडिया भी बहुत लेट पकती है, बच्चे रोते हैं। हुकूमत तो बदल गई लेकिन आम आदमी के हालात ना बदले। अवाम कहते हैं गैस प्रेशर में कमी का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि उनके मसाइल कम हों और वो सुख का सांस ले सकें। तो गैस तो आ नहीं रही लेकिन बिल ज़रूर आ रहे हैं और लोग मुश्किलात का शिकार हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बात कर लेते हैं जहां गैस की कमी से सार्फिन परेशान है। ऐसे ही एक इलाके में समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, आप किस इलाके में मौजूद हैं और क्या कहना है यहाँ के मकीनों का? जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमशेद रोड के इलाके में और सबसे अहम बात यह कि यहाँ पर भी कराची के उन इलाकों की तरह के जहाँ गैस नहीं आ रही, यहाँ भी गैस नहीं आती है। और सबसे अहम बात यह कि यहाँ के लोग ऑल्टरनेट पे चले गए हैं, गैस का चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं घर में मौजूद हूँ, मिसेज़ रशीदा तारिक मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे मालूम करेंगे। बस इंतज़ार ही रहता है कि कोई आए। मतलब एक तो मैं वर्किंग वूमेन हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बच्चे अकेले ही होते हैं, मुझे जाना होता है, लेकिन वही यही है गैस के सूरत हाल के बिल्कुल ही चूल्हा ऑन नहीं होता। तो ये सूरत हाल कैसे है, कब से है ये जब से ये सर्दियाँ स्टार्ट हुई है, तकरीबन ये 1.5 महीना हो गया है कि खाना तो घर में बहुत ही मुश्किल से पक रहा था। तो अब हमें मजबूरन ये सिलेंडर लाना पड़ा कि भाई कुछ ना कुछ तो करते रहे, हर वक्त बाज़ार से सामान तो नहीं लाया जा सकता। महंगाई का इतना दौर है, हर चीज़ इतनी महंगी है। देखना यह है कि मिसेज़ रशीदा की दाल कब गलती है, लेकिन इस पूरे इलाके में सूरत हाल इसी तरह है कि सुबह से लेकर रात तक गैस नहीं होती और रात गए किसी पहर आती है तो आती होगी, लेकिन लोगों ने ज़्यादातर इंतज़ाम यही किया हुआ है कि गैस का सिलेंडर ऑन किया है और ख़रीदा है और ये इजाफी ख़र्चा कम से कम 2500 से लेकर 3000 और 4000 तक पहुँच गया है। कराची से खुर्शीद आलम हमें बता रहे थे। लाहौर का रुख करें जहां धुंध की शिद्दत में तो कमी आई मगर एयरपोर्ट के अतराफ धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा। रात गए और सुबह के औकात में एयरपोर्ट्स के अतराफ धुंध की वजह से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद फ्लाइट्स मनसूख कर दी गईं। कई परवाजें ताखीर का शिकार रहीं। दुबई, अबू धाबी, नजफ और कुआलालंपुर जाने वाली परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। कराची आने और जाने वाली परवाजें भी मनसूख करना पड़ीं। रोशनियों के शहर कराची में बेशतर मुकामात पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती, जिसका भरपूर फायदा उठाते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स। यही नहीं, अंधेरे की वजह से हादसात भी रोनुमा होते हैं। हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन ने एक जायजा लिया है, ये आपको दिखाते हैं। कराची शहर में ऐसी भी कई सड़कें मौजूद हैं जहां हुकूमत ने स्ट्रीट लाइट्स तो लगा दी मगर उनको रोशन करना भूल गए। अंधेरे की वजह से लोगों को क्या नुकसानात होते हैं और लुटेरों को अंधेरे का कितना फ़ायदा होता है, आइए हम आपको बताते हैं। कराची अब सिर्फ नाम का रोशनियों का शहर है जहां इकबाल के गुलशन में भी अंधेरा है। गुलशन इकबाल के बेशतर मुकामात पर स्ट्रीट लाइट्स तो मौजूद हैं मगर इंतजामिया को रोशन करना याद नहीं रहता। रात भर सड़कें अंधेरे में डूबी रहती हैं जिसकी वजह से कई हादसात रोनुमा होते हैं। गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे हमारे एक एरिया में जो एक वारदात हुई है वो भी स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से हुई है। स्ट्रीट लाइट्स रोशन ना होने की वजह से लुटेरों की चांदनी हो जाती है। मलीर का हाल ये है कि अंधेरे की वजह से गश्त करने वाले पुलिस एहलकार भी नाकों तक महदूद हो जाते हैं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए मैदान साफ हो जाता है। लुटेरों को भी बहुत मौका मिलता है, जहाँ जहाँ अंधेरा हमें मिलता है वहाँ लुटेरे पीछे लगते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। लसबेला का इलाका भी क्रिमिनल्स का अड्डा बन चुका है जहां शोपीस के तौर पर सड़कों पर लगे बरकी चिरागों में रोशनी नहीं। लोग मगरिब के बाद निकलने में बहुत एहतियात करते हैं। आप भी अंधेरी सड़क पर से गुजरते वक्त बहुत एहतियात करें, कहीं अंधेरे की वजह से आप भी किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। खोखर पैलेस का क्या बना और मैच में अब तक क्या हुआ, ये सब जानिए इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। खोखर पैलेस की दीवार गिरने का मामला, सरकारी काम में मुदाखलत पर मलिक अफजल खोखर, सैफ खोखर और शफीक खोखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज बताएगा, मुकदमा तो दर्ज कर दिया गया है, मजीद क्या पेशरफ्त हो रही है अब इस केस में? जी बिल्कुल ऐसा है। कल चूंकि एलडीए ने ऑपरेशन किया था खोखर पैलेस की दीवार गिराने का, उनका ये कहना था कि चूंकि ये जमीन जो है वो सरकारी, इस पर कब्जा किया गया और उसकी वजह से वो जब गिराने गई टीम तो वहाँ पर मलिक अफजल खोखर के जो लोग थे और उन्होंने वहाँ पर जो है वो मज़ाहमत की, मज़ाहमत पर जो टीम वो वापस चली गई। ये रात का वाक़या था, लेकिन आज सुबह पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मलिक अफजल खोखर के खिलाफ, सैफ खोखर, शफीक खोखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जो मुकदमा जो है इनके खिलाफ दर्ज किया वो कार्य सरकार में मुदाखलत
और धमकियों का मुकदमा दर्ज किया और LDA की तरफ से इसको LDA जो है वो इसका मुद्दई बना है। अभी तक मजीद कार्रवाई जो गिरफ्तारी का अमल है वो शुरू नहीं हुआ, लेकिन अभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अब इन्वेस्टिगेशन के पास भेज दिया। इन्वेस्टिगेशन की टीम अब उन्हें कब गिरफ्तार करने जाती है, कि गिरफ्तारी के लिए छापा मारती भी है या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया रियाज अहमद। कोरोना का नया वर्जन कहां आया, बताएंगे कुछ देर बाद। कातिल वायरस की बात करें तो मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस मजीद 80 जिंदगियां निकल गया। मजमूई हलाकतें 9330 हो गई। सबसे ज्यादा पंजाब में 46 अमवात हुई, दूसरे नंबर पर सिंध में 17 अमवात हुई। 24 घंटों में 2615 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 40,553 हो गई है और इस वक्त मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 2891 मरीजों में से 272 वेंटिलेटर्स पर हैं। कराची में होटल में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर बड़ी कार्रवाई की गई। 3 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी की हिदायत पर रात गए कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान 3 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। तीनों रेस्टोरेंट्स में SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर जनूबी का कहना था कि जो SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैच के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे और दुआ करते हैं कि आज का मैच भी पाकिस्तानी टीम जीत जाए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि लोग क्या कहेंगे। ये खौफ कई खवातीन को आगे नहीं बढ़ने देता, लेकिन कराची की एक ऐसी बाहिम्मत खातून ने डर को शिकस्त देकर अपने बीमार शौहर और खानदान को सहारा दिया। जी हाँ, कराची की ज़ैनब अपनी मेहनत और हिम्मत की दास्तान सुना रही हैं। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट में। इंसान बहुत सारी ख्वाहिशात वगैरह सिर्फ इसलिए खोड़ देता है क्योंकि वह अपने अंदर के डर को ख़त्म नहीं कर पाता। मेरा नाम ज़ैनब शाहिद है। पहले मैंने अपने डर को ख़त्म किया, उसके बाद तकरीबन 6 महीने पहले मैंने बाइक चलानी सीखी। जैसे जैसे इस गाड़ी का पहिया चला, मेरी ज़िंदगी के आधे मसाइल ख़त्म हो गए। वैसे तो मर्द हज़रात अपने घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन आज मेरे हस्बैंड को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं उनका सहारा बनना चाहती हूँ। अपने बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, स्कूल बहुत दूर है, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बाइक की वजह से मुझे बहुत आसानी और सहूलत होती है। अच्छा ज़ैनब, आप ये बताइए कि जब आप स्कूटी चला रही होती हैं तो कभी आपको कुछ तंग तो नहीं करता? अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने तंग नहीं किया मुझे। बात बहुत मुझे अप्रिशिएट करती है, तो उससे भी मुझे बहुत हौसला हिम्मत मिली है। बहुत सारे जेंट्स भी बहुत मुझे अप्रिशिएट करते हैं। बूढ़ी ख़वातीन बहुत खुश होती हैं देखकर। ख़वातीन बाइक पर चलते चलते मुझे मतलब कुछ कह नहीं पाती हैं, तो मुझे इस तरीके से इशारा करती हैं। वो अपने अंदर मुझे देखती हैं कि जैसे कि ऐसे हमें भी चलाना सीखना चाहिए। बाइक चलाते हुए मैं कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं। मैं आ रही थी, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, सिलेंसर से मेरा पाँव जल गया। 4 महीने में मेरा पाँव ठीक हुआ था। और ऐसे ही एक सुजुकी से एक दफ़ा हुआ, मैं घबरा के मैंने रेस दे दी तो मैं गिर गई। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इनके लिए इनको अच्छा बेहतर मुस्तकबिल देना चाहती हूँ, अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं अपना एक छोटा सा बिज़नेस चाहती हूँ। मैं कपड़े का बिज़नेस करना चाहती हूँ या मैं आइसक्रीम का बिज़नेस करना चाहती हूँ। मैं बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाना जानती हूँ। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। धोखा हो गया, बीमार बीमार कहकर वो उदास कर गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का समा के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में नवाज शरीफ की वापसी के सवाल पर क्या रद्द अमल था, आइए आपको दिखाते हैं। आपने इनको जाने क्यों दिया? अगर आप ना जाने देते तो वो ये सारा बयानिया बिल्ड नहीं कर सकते थे। वैसे ये अब मैं आपको क्या बताऊं, ये बड़ी एक दुख भरी कहानी है। मियां नवाज शरीफ एक बड़ी बीमारी में मुब्तला है। हार्ट अटैक हुआ है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5, 6 बीमारियां जो उनको लाक है। हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है। मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। नवाज शरीफ साहब अपने इलाज को बरकरार रखने के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। देखें अब क्या करें,
एक आदमी धोखा देता है। आज उसके हालात देखते हैं और जो हमें उन्होंने रिपोर्ट्स दिखाई हैं उसमें तो कोई ऐसा एक्टिंग की है कि वो बॉलीवुड में भी मेरे ख्याल में ऑस्कर मिल जाता वो एक्टिंग हम का। उम्मीद रखें कि आप उन्हें वापस ले आएंगे अपने ही टेन्योर में? कोशिश करेंगे, मैं अब कह नहीं सकता कि कितनी देर लगे। दुनिया की बुलंद चोटियों को सर करना इतना आसान नहीं। इसके लिए आइस क्लाइंबिंग की तरबियत लेना बहुत ज़रूरी है। चुगरी मॉनिटरिंग स्कूल के माया नाज कोह पैमा लोगों को तरबियत देते हैं। देखते हैं इस हवाले से मंजर शिगरी की ये रिपोर्ट। खुश्क मौसम, बर्फबारी और शदीद सर्दी, लेकिन मुहिम जोई के शौकीन अफराद के लिए ये सख्तियाँ कोई माने नहीं रखती। जिलानगर के गांव होपर में ग्लेशियर आइस क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप में दुनिया की बुलंद चोटियों को सर करने की ख्वाहिश लिए लोग बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। ग्लेशियर्स के चट्टानों पर चढ़ने के लिए पहले रस्सियां लगाई जाती हैं और फिर वो बर्फ के पहाड़ों पर ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे परिंदे बुलंद परवास करते हैं। कराची के मैदानी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला हो या गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों का रिहायशी, सब पर ही बुलंद पहाड़ों को सर करने का जुनून सवार होता है। मेरा नाम ज़फ़र हसनैन है, मैं कराची से आया हूँ और क्लाइंबिंग का शौक़ मुझे तकरीबन 2016 से है। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने पाकिस्तान के पहाड़ देखे और तब से आज तक बस एक दिल चाहता है कि जो सबसे ऊंची जगह मिल रही है वहाँ जाके बंदा बैठ के आराम करे। जिलानगर के मारूफ कोहे पैमा वाजिदुल्लाह ने ब्रॉड पीक सर किया तो 14 साल की बेटी अली सैफ को भी मुहिम जोई का शौक़ पैदा हुआ। मेरा नाम अली सैफुल्लाह है, मैं निगर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ कि ट्रेनिंग ले सकूँ। मेरे फादर भी खुद एक माउंटेनियर है तो मुझे भी शौक़ है कि मैं माउंटेनिंग करूँ। पाकिस्तान 6000 से 8000 मीटर तक ऊंची बर्फपोश चोटियों का मरकज़ है, इसलिए क्लाइंबिंग की तरबियत लेना लाजमी है। माउंटेनियरिंग का जो स्कोप है वो जितना पाकिस्तान में है उतना नेपाल में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो अभी तक हमारे लोग माउंटेनियरिंग में टेक्निकल कोर्सेज में पीछे हैं, इसी वजह से नेपाल से लोग आ रहे हैं। वो वजह ये है कि हमारे लोगों में इंटरेस्ट कम है सीखने का। हुकूमत अगर इन ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों को सर करने के लिए तरबियत का बेहतरीन इंतजाम करे तो पाकिस्तान दुनिया भर के कोहे पैमाओं की तवज्जो हासिल कर सकता है। मंजर शिगरी, समा, होपर ग्लेशियर्स, जिलानगर। तो कोरोना वबा की तबाहकारियों ने जहां पर हर शोबे को मुतासिर किया है, वहीं फिल्म इंडस्ट्री के मुलाजमीन भी इसके असरात से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। ऐसे ही एक नौजवान की कहानी सुना रहे हैं रेहान अहमद अपनी रिपोर्ट में। साला शहजाद पिछले 10 साल से कराची के इलाके सदर के एक शॉपिंग मॉल में वाक़े सिनेमा में सुपरवाइजर के तौर पर मुलाजिम है, लेकिन मार्च में सिनेमा घरों की बंदिश के बाद से घर में फारिग बैठा है। मैं तो अपनी वाइफ के साथ ज़्यादातर टाइम गुजारता हूँ कि घर के काम वगैरह कर लिए उनके साथ, और दूसरा ये कि कभी टाइम मिलता है तो जब फारिग होते हैं तब उस तरफ दिमाग जाता है। तो बहुत सारा ऐसा होता है कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो आगे जाके पता नहीं ज़िंदगी में और क्या होगा, लेकिन ये जो कोरोना आ गया तो इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुए हैं मैं। शहजाद घर बैठे बैठे बोर हो जाए तो अक्सर सिनेमा चला आता है, जहां कभी फिल्म देखने वालों का हुजूम होता था, मगर अब यहाँ की वीरानी उसे कहानियाँ सुनाती है। जब मैं हॉल में जाता हूँ तो एक पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। तो कस्टमर से हम लोग प्यार से बात करते थे तो वो हमसे झगड़ा भी, नाराज़ भी होते थे। तो लेकिन अब जब जाता हूँ तो एक बिल्कुल माहौल खाली सा पड़ा हुआ है, सन्नाटा पड़ा हुआ है, तो बड़ा दिल दुखता है। ये कहानी सिर्फ एक शहजाद की नहीं बल्कि उन तमाम नौजवानों की भी है जो इस वबा के जल्द टलने के लिए दुआगो हैं ताकि उनका रोजगार जल्द बहाल हो सके। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में छोटे बड़े 100 के करीब सिनेमा मौजूद हैं, जिनमें शहजाद जैसे हज़ारों मुलाजमीन काम करते थे। उन्हें अब भी उम्मीद है कि सिनेमा का वो सुनहरा दौर एक बार फिर वापस आएगा और फिर शायकीन की लंबी लंबी कतारें उन्हें देखने को मिलेंगी। कैमरामैन एरिक के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।